नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको मैं इसके पहले ज्योग्राफी का पार्ट 7 प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, जिसमें मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया। और अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपके कई सारे यहाँ पे टॉपिक आएंगे, जैसा कि रिसोर्सेस होता है। इसके अलावा आपका कह सकते हैं भारत एवं वन्य जीव संरक्षण होता है। इसके अलावा आपका जलवायु सॉरी आपका वाटर रिसोर्सेस आता है, आपका कह सकता हूँ कि लैंड रिसोर्सेस आते हैं। कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। और याद रखिएगा, अगर आपने कभी क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक आपको एक टॉपिक के अंदर देखने को मिल रहा, ये सारा वहां पे ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन था। यानी कि यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं टोटल आपको 10 से 11 लेक्चर में ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा। ये इसका पार्ट 8 है। इसके बाद 2-3 और आपको लेक्चर मिलेंगे इसके, फिर आपका ज्योग्राफी भी यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम आपको मॉक टेस्ट लेके आएंगे तो वहां पे भी हम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप हमारे साथ वहां पे जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर चीजें हमें समझनी है। तो हम पहले टॉपिक आपको दिखा देते हैं, ये आपके सिलेबस में है कहाँ, क्योंकि सिलेबस में आपके होना भी जरूरी है, आपको समझना भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेबस के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं बात करूं नीचे, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पॉपुलेशन कंप्लीट खत्म हुआ। यहाँ पे दिया इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट रिसोर्सेस, यहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास। इसमें आपको वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इस तरीके की चीजें पढ़नी है, जो कि आज आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये रिसोर्सेस होता क्या है, संसाधन होता क्या है, ये संसाधन के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, संसाधन ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, हमारे आसपास की ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, हमारी नीड्स को, हमारी आवश्यकता को पूरा करे। ऐसी वस्तु को, ऐसी चीज को, ऐसी जो आपका यहाँ पे मैटर है या थिंग्स है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम संसाधन कहेंगे। यानी संसाधन का रिसोर्स का मतलब सिंपल सा है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, वो हमारा संसाधन है। जैसे अभी फिलहाल में आपको ये पानी का बॉटल दिख रहा होगा जिसके अंदर पानी है। तो याद रखिएगा, अभी अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं इस पानी को पीऊंगा, तो ये क्या की, मेरी जरूरत को पूरा की। तो ये पानी मेरे लिए क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है, मेरे लिए संसाधन है। सिंपल सा है। उम्मीद करता हूं संसाधन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे संसाधन का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। क्या संसाधन का मतलब, कोई भी आपकी वस्तु जो क्या करे, कोई भी वस्तु जो क्या करे, हमारी जरूरत को क्या करे, पूरा करे। जरूरत को पूरा करे, जरूरत को क्या करे, तो याद रखिएगा, जरूरत को पूरा करे। ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, ये जो वस्तु है यही क्या है, हमारे लिए कहलाएगी क्या, तो याद रखिए संसाधन, यही वस्तु क्या कहलाएगी, हमारे लिए कहलाएगी रिसोर्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे कई सारे रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये जो भूमि है हमें नेचुरली कई सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो क्या ये भूमि हमारे लिए संसाधन हुई, तो आंसर हो गया हाँ। अगर मैं बात करूं, ये पानी मेरे लिए संसाधन है, तो हाँ आंसर होगा हाँ, ये हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जैसे और भी कई सारे आपको यहाँ पे, जैसे ये फोन हो गया, तो फोन क्या कर रहा है, इससे मैं कई सारी चीजें कर पा रहा, या ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है चीजों को समझने में, काफी चीजों को समझने के लिए। तो ये क्या है, मेरे लिए संसाधन है। ये बोर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा पढ़ाने के लिए, तो ये जो बोर्ड है मेरे लिए क्या हुआ, एक प्रकार का संसाधन हो गया, ये मेरे लिए रिसोर्स हो गया। सिंपल सा, रिसोर्स का मतलब है हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। अब याद रखिएगा, रिसोर्स को अलग अलग प्रकार से, यानी कि संसाधन को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसके बारे में हम यहाँ एक एक करके देखेंगे और सबके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक चीज और, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको देखने को मिला होगा। कोई बात नहीं, अगर आप वहां पे 10th में नहीं भी देखे होगे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे जो आपका रिसोर्स है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा, अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो संसाधन है वो कितने प्रकार का हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है।
अभी मैं एक एक करके सबके बारे में बता रहा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो पहला संसाधन का प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, तो आपको दिख रहा होगा उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे तो इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसी उत्पत्ति सर? इस अर्थ पे दो ही टाइप की चीजें पाई जाती है, या तो वो जीवित हो या फिर क्या हो, वो मृत हो। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि जिंदा होते हैं, उनसे हमें, जैसे कि मैं ये कहूं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ पौधे कैसे सर? जीवित, तो वो क्या आ गए? जीवित वालों में। अगर जो हमें जैसे डेड है, जैसे लकड़ी हो गई, जलाने का काम किया, तो वो क्या है सर? मृत है, लेकिन हमें क्या कर रही? वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही। तो इसीलिए उत्पत्ति के आधार पे इसको दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? तो आपको याद रखना है, इसको दो टाइप से जब हम डिवाइड करेंगे, तो जो आपका पहला होगा उसको हम बोलते हैं जैव संसाधन। कौन सा? आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी सबके ध्यान दीजिए। पहला हो गया जैव संसाधन, जबकि जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। कौन कौन सा? पहला हो गया जैव और दूसरा हो गया अजैव संसाधन। मैं आपको बता रहा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा जैव है और कौन सा अजैव है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें क्या है, हमें जीवित वस्तुओं से मिले, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? आपका जैव संसाधन। अगर मैं बात करूं अजैव संसाधन, तो कौन सा हो जाएगा? जैसे जो हमें मृत चीजों से मिले उसको अजैव संसाधन कहेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें कि सर जैव संसाधन के एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे मैंने बताया पेड़ पौधे, इसके अलावा और कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि जो पशु होते हैं वो भी हो सकते हैं। किसके? जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे पेड़ हो गए, यानी कि पेड़ पौधे हो गए, इसके अलावा आपके पशु हो गए, ये सब क्या है? ये इसके एग्जाम्पल। अगर इसमें मैं बात करूं तो आपका लकड़ी हो जाता है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, बस आपको यहाँ पे समझ लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। समाप्यता का मतलब क्या होता है? आपको आगे दिख रहा होगा समाप्यता के आधार पे। समाप्यता का मतलब होता है सर खत्म होने के बेसिस पे, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन है जो क्या होंगे, हमेशा पूरे लॉन्ग टाइम, मतलब जब तक ये अर्थ होगी तब तक हमें मिलते रहेंगे, वैसे संसाधन हमें हमेशा मिलेंगे। कुछ ऐसे संसाधन है जो कुछ लिमिटेड है, यानी कि है अभी प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसका ज्यादा यूज कर दिया जाए तो होगा क्या? वो खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने के लिए, खत्म होने के बाद वो तुरंत नहीं बन सकते, उन्हें हम क्या करेंगे? वो लाखों करोड़ों वर्षों बाद बनते हैं। ऐसे संसाधन के ऐसी तरीके से, यानी समाप्यता का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से समाप्त होने के आधार पे। कितने प्रकार से बांटे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख दे रहा, कौन कौन से इसके दो प्रकार हैं। एक जो संसाधन होता है इसको हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा कौन होता है? अनवीकरणीय संसाधन। तो ये आपको ध्यान देना। अभी फिर से समझाता हूं, अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कौन कौन सा। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल, यानी जिनको हम बाद में फिर से बना ले, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हम उनको दोबारा से बना नहीं सकते। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन। जिनको बना सकते हैं सर जैव नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा, तो जैसे सोलर सेल आपने लगाया, सौर ऊर्जा मिल गई, ठीक है। अगर वो बेकार हो गया, फिर आप क्या करो? दोबारा से लगाओ, फिर से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं सर? उसको हम उसको दोबारा से पा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल, यानी हम इसको बाद में नए तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और अनवीकरणीय का मतलब, जैसे यहां से क्वेश्चन बनेगा ही, एक चीज याद रखिएगा, यहां से बनता है, तो आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो नवीकरणीय का मतलब जिन्हें हम दोबारा से पा सके, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय का मतलब जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, या प्राकृतिक गैसेस हो गई। क्यों इनको हम नहीं पा सकते? क्योंकि इनके बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष चाहिए। अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो जो आने वाली जनरेशन है उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी, जिसकी वजह से कह सकता हूं, जब हमें जैसे उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी तो वो सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते, कार्य नहीं करेंगे तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से हो सकता है। तो नवीकरणीय का एग्जाम्पल कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा, कौन कौन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो याद रखिएगा पवन ऊर्जा। दूसरी चीज क्या हो सकती है आपकी?
सौर ऊर्जा, और ऐसे ही कई सारे आपके होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा 4, बोलेगा इसमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन है, आपको बताना पड़ेगा। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, जैसे कि कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो याद रखिएगा आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिए आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो पेट्रोलियम के अलावा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो सकता है, प्राकृतिक गैसेस हो सकती है। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा नवीकरणीय अनवीकरणीय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे फिर आपसे क्या बोल रहा, तीसरा जो है वो है आपका स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब क्या होता है सर, तो स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप के आधार पे। तो ओनरशिप के आधार पे याद रखिएगा, इसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको याद रखना है जो कौन कौन सा होता है। तो याद रखिए इसके 4 पार्ट, बहुत इजी सा सिंपल सा मैं आपको समझा दे रहा। क्या है पहला, तो याद रखिएगा पहला होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा याद रखिएगा इसको बोलते हैं सामुदायिक, क्या बोलते हैं, सामुदायिक। और तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा आपको याद रखना है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। क्या हुआ मतलब, समझिएगा ध्यान से। व्यक्तिगत का मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति की अपनी कोई कार हो, तो वो कार किसकी है, उस व्यक्ति की है, यानी कि वो किसी इंडिविजुअल की है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे सर, व्यक्तिगत। अगर कोई संसाधन है जिसपे कई सारे लोगों का, पूरे अगल बगल के लोगों का क्या हो, एक प्रकार से अधिकार हो, इसको बोलेंगे सामुदायिक। जैसे कि क्या हो, आपका पार्क जो होता है, पार्क में सारे लोग टहलने जाएंगे, सारे लोग घूमने, तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब जो देश के अंदर पाया जाए, ये आपको ध्यान देना है। या फिर एक और चीज आप समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय का मतलब एक चीज ये होता है, जैसे ये मान लीजिए आप एक आपका भारत हो गया, तो भारत के अंदर भी पाया जाएगा, और भारत के नीचे जो आपको अरब सागर है, यानी इसकी बाउंड्री से 200 किलोमीटर के अंदर का जो भी चीजें पाई जाएंगी, जो भी यहाँ पे खनिज पाए जाएंगे, वो सब किसका होगा, भारत का। तो इसको बोलेंगे राष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब 200 किलोमीटर के बाहर। तो उम्मीद कर रहा ये स्वामित्व के आधार पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे विकास के आधार पे भी जो संसाधन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन सा देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, तो आपको पहला ध्यान देना है, पहला होता है संभावी संसाधन। कौन सा, तो याद रखिएगा पहला होता है आपका संभावी संसाधन। संभावी का मतलब भी अभी आपको समझाता हूं। इसके अलावा 2 और होते हैं, दूसरा होता है विकसित संसाधन, क्या, तो याद रखिएगा विकसित संसाधन। तीसरा होता है भंडारण, क्या होता है, तो याद रखिएगा भंडारण। और चौथा होता है संचित कोष, क्या होता है, संचित कोष। क्या है मतलब इसका, फिर से समझा दीजिए। संभावी का मतलब होता है ना, हमारा देश जैसे है, देश के अंदर वो व्यवस्था है, लेकिन क्या हो, टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम ऐसे संसाधन को उत्पादित नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारे देश में थार मरुस्थल पाया जाए, अगर उसके ऊपर हम सोलर सिस्टम लगा के क्या करें, बिजली का उत्पादन करें, तो बालू जल्दी गर्म हो जाता है, तो उससे बिजली बन जाती। गुजरात में क्या है, आपकी हवा चलती है, तो पवन चक्की लगा के बिजली का उत्पादन करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सर वो चीजें तो उपलब्ध है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि अभी तो फिलहाल में नहीं है, बाद में तो हो सकती है टेक्नोलॉजी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका संभावित के। विकसित का मतलब क्या हुआ, जो डेवलप है, जो चल रही। भंडारण का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा भंडारण का मतलब होता है हमारे पास संसाधन है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की कमी से उसको निकाल नहीं सकते। जैसे कई सारी चीजों की माइनिंग हम नहीं कर पाते, जबकि वो हमारे यहाँ पे स्थित है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। संचित कोष का मतलब जो हमारे यहाँ उपलब्ध हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे और टॉपिक्स होते हैं, इनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। सतत पोषणी विकास का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे रियो डी जेनेरो, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा। सतत पोषणी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये यूएन के द्वारा, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया है, तो आप याद रखिएगा ये यूएन के द्वारा चलाया गया है। जिसका मेन काम क्या है, तो याद रखिए सतत संपोषणी विकास का मतलब ये होता है
कि जितनी भी देश है, सब देशों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसके खत्म करना, या इस विश्व में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, उसको खत्म करना, यही क्या कहलाता है? सतत समपोषणी विकास। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? अलग-अलग प्रकार के गोल सेट होते हैं। जैसे कि 2015 में गोल सेट हुए कुछ कि 2030 तक हम इनको अचीव कर लेंगे, सारे देश मिलके करते हैं। तो उन्होंने किया, तो अब 2015 से 2030 के बीच अब देखा जाएगा क्या सारे देशों ने प्राप्त कर लिया। कैसे गोल सर? जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाए, तो याद रखिए, जैसे इसके अंदर आपका गरीबी हो जाएगी कि हमें गरीबी को खत्म करना है विश्व से, हमें क्या करना है? बेरोजगारी को खत्म करना है, यानी रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जैसे क्लाइमेट चेंज जो आ रहा, क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि जलवायु परिवर्तन को बचाना है। इसके अलावा जो आपका कह सकता हूँ कि पेड़ पौधों की कटाई होती है, उसको रोकना है। इस तरीके से जो जीव जंतु है उनको बचाना है। ये सब किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा, ये सारा आपका सतत संपोषणी विकास के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संसाधन एवं विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज थे। तो आपको ध्यान देना, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, होता क्या है सर? तो याद रखिएगा, 1992 में दक्षिण अमेरिका के एक देश है ब्राजील, जिसका नाम आप जानते होंगे। ब्राजील का ही एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। वहीं पे क्या हुआ, कई सारे देश इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के ये एक प्रकार का निर्णय लेते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार का यहाँ पे कार्य करना है। जैसे कि इस अर्थ पे बढ़ रहे टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल करना है, जो जीव जंतु पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं, जैसे आपने बाघों की संख्या के बारे में सुना होगा कि बाघ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्यों? उसको बचाना है, उनको आवास प्रदान करना है, उनको भोजन प्रदान करना है। ऐसी कई सारी कह सकते हैं जीव जंतुओं के बारे में वहां पे बातें की गई। तो इसको ये कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है, ये आपका बस आपको यही सारे फैक्ट पूछा जाएगा, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो ये चीजें आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में हुआ सर, कब हुआ? 1992 में। कौन से देश में हुआ? तो ब्राजील में हुआ। इसके अलावा यहाँ पे कब हुआ? ब्राजील। इसका एक और नाम है पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। तो आप यही चीजें याद रखिएगा। इसका मेन काम क्या था? पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण को बचाना। तो रियो डी जेनेरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे भू संसाधन देखने को मिला। भू का मतलब क्या हुआ सर? भूमि, यानी कि ये जो भूमि है हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन का काम करती है। तो आपको पता है भूमि के अंदर हमको कई सारी चीजें मिलती हैं, अंदर भी मिलती हैं, ऊपर भी हम उपजाऊ मतलब कि कई सारी चीजों का उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी भूमि है ना, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका पहाड़, दूसरा क्या है? मैदान, तीसरा हो गया पठार। ये हमारी जो भूमि है वो 3 पार्ट में आपकी डिवाइड है। तो यहाँ पे आप इन चीजों के बारे में जानते हैं, या तो पहाड़ होगा, या तो पठार होगा, या तो मैदान होगा, यानी बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, जो हमारी भूमि को मान लीजिए ये टोटल कितना है? 100%। कितना हो गया? 100%। तो याद रखिए 100% का मैदान वाला भाग कितना परसेंट है सर? यानी कि याद रखिएगा, मैदान वाला भाग है आपका 43%। पहाड़ वाला कितना है? तो आपको याद रखना है, जो आपके पहाड़ वाला भाग है वो कितना है, तो याद रखिएगा वो आपके टोटल है कितने, तो आपको ध्यान देना है वो है आपके 30%। कितने परसेंट? यही आपसे पूछा जाता है कितने परसेंट है, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा। बचा कितना आपका? 40, 30, 70, 3, 73, यानी बचा आपका 27%। तो 27% ये, यानी पहाड़ कितने हैं आपके? 43% भाग पे, सॉरी 43% भाग पे आपका क्या फैला है? मैदान फैला है। तो 43% पे हो गया। ये कितना है सर? 30%। बचा कितना? 27%। ये इसका हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। मृदा के बारे में बात कर रहा कि सर मृदा कई प्रकार की भारत में अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें कई सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। आपके मेनली 6 होते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक करके चीजों को बताता हूँ, और इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहीं पे सारे एक्सप्लेनेशन कर दे रहा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको नोट कर सकते हो। क्या बोल रहा है? भारत में जो मृदा है वो सबसे पहले जलोढ़ मृदा आती है। क्यों इसको पहले लिखा हूं सर? क्योंकि ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। याद रखिएगा, जितना पूरे भारत की मृदा है 100%, उसमें से 43% कौन सी मृदा पाई जाती है?
जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। एक और चीज, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी उत्तर भारत के मैदानों में। कहाँ पे, मैंने उत्तर भारत के मैदान पढ़ा रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत के मैदानों में। ये यानी कि उत्तर भारत के मैदानों के बारे में आप जानते हो, मैंने बता रखा था कि उत्तर भारत के मैदान में नदियां बह के आती हैं, अपने साथ मिट्टियों को लेके आती हैं, तो वहां की जो भूमि होती है काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था। तो इसको याद रखना, उत्तर भारत के मैदानों में नदियां मिट्टियों को लेके आएगी, यहीं पे छोड़ देंगी, तो उत्तर भारत के मैदान में 43%। दूसरी जो मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, पहले पे ये, दूसरे पे काली मिट्टी, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। किसको, रेगुर मृदा। एक और नाम है इसका, याद रखिएगा, इसको कपास मृदा के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं सर, दक्कन के पठारों में। कहाँ पे, दक्कन के पठारों पे। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ, तो याद रखिएगा, लावा जब निकला दक्कन के पठारों में, सबसे पहले दक्कन का पठार ही बना, तो वहां पे जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो पत्थर बने, पहाड़ बने, फिर वो क्या हुए, धीरे धीरे वो चट्टानें टूट गई, फिर मिट्टी में बन गई। तो रेगुर मृदा, कपास मृदा, कपास की खेती अच्छी होती है, दक्कन के पठारों में मिलती है। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, ये ना जितना पानी पाएगा उसको उतना एब्जॉर्ब करेगा। काली मृदा भी कहते हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है सर, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और ये कहाँ, महाराष्ट्र के इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। जब इसको धूप ज्यादा मिलेगा ना, तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। ये सब इसकी विशेषता है। लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, और इसके अलावा मरुस्थली मृदा के बारे में आप जानते हैं, पर्वतीय मृदा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहाँ से और यहाँ से पूछ लिया जाता है, आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन, तो आपको ध्यान देना है, भारत में जो वन है वो आपके अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके बारे में बताता हूँ। पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित वन, तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अब क्या है सर, तो आपको याद रखना है, जो वन है वो आपके अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि ये किसके, आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला कौन सा, आरक्षित वन। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा वन कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा जो वन है वो आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है वो होता है आपका आरक्षित वन। कितना परसेंट सर पाया जाता है पूरे भारत में, भारत के जितने भी वन पाए जाएंगे उसका 50% केवल यही पाया जाएगा। कौन सा, आरक्षित वन। इस पे सर किसका नियंत्रण होता है, तो याद रखना, इस पे नियंत्रण होता है सरकार का। किसका, स्पेशली कह सकता हूं, ये आपका जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, इसका इस पे कंट्रोल होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका कंट्रोल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कितने परसेंट सर, 50%। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी क्या, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में, आपका जो पूर्वी भारत का पार्ट है वहां पे। दूसरी चीज, रक्षित वन, तो आपको याद रखना, रक्षित वन कितने परसेंट पाए जाते हैं सर, 33%। कितने परसेंट, ये परसेंटेज डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी के हैं इसीलिए पूछ लिए जाते हैं। इस पे भी किसका कंट्रोल, तो याद रखना है, इस पे भी आपका सरकार यानी कि गवर्नमेंट का आपका कंट्रोल होता है। आगे बढ़ते हैं, अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना गांव में थोड़े थोड़े जो आपके पाए जाते हैं वन, उनको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वन। और इसमें क्या होता है, जो गांव का जैसे प्रधान हो गए या फिर इस तरीके के जो लोग होते हैं, और गांव के समुदाय का इस पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो आपको ध्यान देना है, किसका सर, कह सकते हैं सरकार थोड़ी बहुत जो उस पे कंट्रोल करे, क्योंकि प्रधान जो है वो सरकार का ही पक्ष है। और इसके साथ कुछ जो है ग्रामीण समुदाय होते हैं, या फिर कह सकते हैं ग्रामीण की जगह आप यहाँ पे शहरी भी कर सकते हो, इस पे समुदाय का हक होता है। हक का मतलब वो लोग इसको देख रेख करते हैं। तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है, इतने सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपका आंसर यहाँ से पूरे तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, तो सर याद रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा। 1972 से पहले हुआ क्या कि भारत के अंदर कह सकता हूं कि कई प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो मारे जा रहे थे, उनका शिकार किया जा रहा था, उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही थी। इसीलिए 1972 में होता क्या है, जो भारत की सरकार है, जो भारत की केंद्र सरकार थी, वो एक प्रकार का ऐसा नियम लेके आती है, अधिनियम लेके आती है, जिसके तहत क्या होगा, जो हमारी कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, इसको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, इसकी हम क्या करेंगे सर, सुरक्षा करेंगे। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत वन्य जीवन का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको कर ले जाओगे। इसके अलावा कुछ और चीजें आपसे पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ध्यान देना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो हुआ क्या, तो आपको याद रखना है, इसी के तहत इसमें यह बताया गया था ना कि वन्य जीवों में जो उनको खाने को दिया जाएगा, उनको एक अलग जगह पे रखा जाएगा ताकि वो सेफ बच सके। तो उसी तरीके से होता क्या है, 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। कौन सा, तो आपको याद रखना 1973 में एक क्या चलाया जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम दिया जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर। आपको ये डेट याद रखनी है, पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, 1973 में। क्यों, क्योंकि इसमें बाघों को बचाने के लिए कार्य किए गए। तो आपको ध्यान देना है कब चलाया गया, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने समझ लिया। अब इसके लिए हुआ क्या ना कि अलग अलग जगहों पे बाघों को बचा करके रखने के लिए कई सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है कि बाघों को क्या किया जाए, सेफ वहीं पे रखा जाएगा। तो ऐसे कुछ टाइगर रिजर्व है, मैं उनके नाम बता दे रहा, आपको वो चीजें ध्यान देनी। कौन सा, क्या यहाँ पे मैं बता रहा टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहा, किसके, टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बाघों को बचा के रखा जाएगा। आपको ध्यान देना है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट है लिख देता हूँ। जैसे एक टाइगर रिजर्व है जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व। कब, सुंदरवन, कब सॉरी नहीं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारा जो है ये पाया जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ध्यान देना है। और कौन सा मिलता है सर, तो आपको याद रखना है और कई सारे इसमें है, जैसे कि उत्तराखंड में आपको पता है कौन सा, कहाँ पे क्या पाया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में आपने सुना होगा, कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। इसका जो नाम है वो अब चेंज कर दिया गया है, और याद रखिएगा इसका नाम क्या कर दिया गया है, यहाँ से पूछा जाएगा। इसको बोल दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बगल का है, आपका कह सकता हूँ रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ गया है, क्योंकि हिमाचल के बगल के है। तो यहाँ पे अभी चेंज हुआ है, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका एमपी में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पाया जाते हैं, आपके एमपी में पाए जाएंगे। कुछ और है, जैसे कि आपका याद रखना है, एक होता है मानस। कौन सा सर, मानस कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका असम में। ऐसे ही पेरियार कहाँ पाया जाएगा, केरल में। मैंने आपको बताया था पेरियार रिवर कहाँ बहती है, तो आपको पता है केरल में। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक और आपका यहाँ पे बच जाता है सरिस्का। कौन सा, तो याद रखिएगा सरिस्का, और ये कहाँ पाया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये पाया जाएगा आपका राजस्थान में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यूके लिखा हो उत्तराखंड उसका मतलब, रामगंगा नया नाम है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस असम में, और सरिस्का आपका राजस्थान में। इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे आपको क्या दिख रहा होगा, ये हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा भारत जब आजाद हुआ तो भारत के अंदर पानी काफी ज्यादा फ्लो होता था, पानी की बर्बादी होती, जिसकी वजह से बाढ़ आती थी, कई सारी प्रॉब्लम होती थी। तो हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको याद रखना है कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ऐसी परियोजनाएं लाएंगे, हम ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसके कई सारे लाभ होंगे। यानी कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है कई सारे उद्देश्य। जैसे पानी को बचा के रखेंगे सर, बाढ़ नहीं आएगा। दूसरी चीज सिंचाई में उपयोग होगा, बिजली बनाई जाएगी, लोगों को उससे सुरक्षा होगी, कई सारे काम होंगे। तो इसको क्या बोला गया, बहुउद्देशीय परियोजना। किसने लाया सर, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेके आया। तो इसमें आपको कई सारे अलग अलग डैम बनाए गए, परियोजनाएं चलाई गई, किस नदी पे चलाई गई, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान देना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ चलाई गई, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। भाखड़ा नांगल बांध सर सतलज नदी पे, पंजाब हरियाणा राजस्थान में। हीराकुंड बांध पढ़ा रखा हूं महानदी पे, और ये कहाँ, उड़ीसा में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। अब आपको ये याद रखना, गोविंद सागर, ये आपने सुना होगा, वही चीजें।
तुंगभद्रा, सर तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट कृष्णा पे आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी नहर सर ब्यास और सतलज पे कहाँ चलाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये चीजें चलती हैं। इसके अलावा टिहरी बांध, भागीरथी, और यहाँ पे होगा आपका भिलांगना नदी। कौन सा? याद रखिएगा, ये होगा भिलांगना नदी। भिलांगना नदी कहाँ चलता है सर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। सलाल बांध सर चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको दिख रहा क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बाकी जो आगे के पार्ट्स होंगे आगे आपको मिल जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है सर? जो प्रकृति से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव है यानी कि बायोटिक है? कौन सा जीवित है इसमें से? सर वन, क्योंकि ये सारे आपके अजैव है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा अजैव है यानी कि अमृत है? पशु तो जिंदा है, पौधे भी जिंदा है, वन भी जिंदे हैं, और यानी कि जिंदा का मतलब उनसे हमें वो जीवित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सके? सर ऑप्शन नंबर सी आपका सौर ऊर्जा। आगे क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, मैंने इसको बता दिया। आगे क्या है? संभावित संसाधन, यानी कि जो हमें क्या हो, संभावित संसाधन का सही उदाहरण कौन सा है? तो मैंने बताया ना, राजस्थान का जो सौर ऊर्जा है, यहाँ पे राजस्थान में पवन ऊर्जा नहीं, यहाँ पे आपकी सौर ऊर्जा रहेगी, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो सौर ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है? अगला है संभावित संसाधन का, वही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देखिएगा, विकसित संसाधन का किसे कहते हैं? यानी कि विकसित का मतलब जो अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। कौन सा? जिसका उपयोग वर्तमान में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या सामुदायिक संसाधन का इसमें एग्जांपल कौन सा है? जैसे कि तालाब हो जाता है, क्योंकि उस पे सारे लोगों का हक होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो रेलवे सबके लिए होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन का सही उदाहरण क्या है? गांव की सड़क, देश की नदी, खेत। नहीं, समुद्र के बाहर का जो इलाका मैंने बताया वही क्या होता है? 200 किलोमीटर के बाहर का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितना इलाका है, तो आपको ध्यान देना है। ये छोटा सा आप इसको देखिएगा, हम बता देते हैं फिर से ताकि आप इसको भूल ना पाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा आप इसको याद रखिए। मैं बोल रहा ये भारत हो गया, भारत से यहाँ से हर एक तरफ से बाउंड्री से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ये कितना सर? 200 किलोमीटर। यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसके अंदर का जितना भी कुछ पाया जाएगा भारत का होगा, इसके बाहर का किसका होगा सर? अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो उस पर कंट्रोल करेंगी। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कितना किलोमीटर। रियो डी जेनेरो सम्मेलन सर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस भौतिक का है सर? किसका है? मैदानी का, 43%। आगे है कि भारत के भू संसाधन संबंधित कौन सा क्रम है? पहले सबसे ज्यादा मैदान का है, फिर आपका मैदान का है, फिर आपका पर्वत का है, फिर आपका पठार का है। तो मैदान कहाँ दिख रहा है सर? पहले में, दूसरे में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी मृदा भारत में सबसे अधिक पाई जाती है सर? जलोढ़ मृदा। ये चीज आपको ध्यान देनी, 43%। कपास की खेती सर काली मृदा, रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। आगे क्या है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल आपसे पूछे जाएंगे, जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वैसे ही। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पहले याद रखिएगा उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? मैंने बताया 1973 में, बाघों को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही थी। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा भी वहीं पे है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में सबसे अधिक संरक्षण किस वन को प्राप्त है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, जो हमारे आरक्षित वन है। आगे क्या है कि नदी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है? कि इसमें हम क्या करें, एक का मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लॉन्च करें और उससे कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करें। बहुउद्देशीय परियोजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति। इसके बाद भाखड़ा नांगल बांध सर सतलज नदी पे, आपको भी पता है। इसके अलावा आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हीराकुंड बांध सर महानदी पे है, मैंने पढ़ा रखा है। आगे क्या पूछ रहा है 25 नंबर आपसे कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? पढ़ाया था उस दिन, जिस दिन नदी के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था ये नर्मदा नदी पे, आपको ध्यान देना है। इसके बाद रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। आगे कौन सा क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान देना है, ये आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा? वन्य संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा घोषित किया जाता है?
तो अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा केंद्र सरकार इस पे, सॉरी यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी मैं इसका आंसर क्लियर बता दूंगा। आगे बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। कौन कौन सा? काली मृदा की विशेषता क्या है? पानी धारण को ज्यादा करते हैं, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी काली मृदा, रेगुर मृदा जिसके बारे में कहते हैं, मैंने बता दिया। मृदा अपरदन इसमें से का मुख्य कारण कौन है? वनों की कटाई, वर्षा, पवन। याद रखिएगा जब वन को काटोगे ना आप, जो नदियों के किनारे हैं, तो उसकी जड़ों की वजह से जो मिट्टी बधी है वो खुली हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि मिट्टी कट के चली जाएंगी। मृदा अपरदन हुआ, बारिश होगी मिट्टियों को बहा के लेके जाएगी। पवन का मतलब जब हवाएं चलेंगी तो मिट्टियों को तोड़ देती है। यानी कि सारे आंसर इसके सही है। यहाँ पे आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने देखा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था तो आपने कितने जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड और भी ज्यादा आप क्वेश्चन कर जाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब। तो इसका बचा हुआ जो पार्ट्स है अभी ज्योग्राफी का, आपको आगे भी ऐसे ही मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको सेशन है ये आपको पसंद आया होगा, और जितना भी हमने पीछे पढ़ाया देखे हैं कि आप सारे लोगों ने काफी ज्यादा उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो इसी तरीके से हम चीजों को प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक चीज और कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि सारे लोगों को ये चीजें मिल सके और सबकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।